नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है फिर से दूरदर्शन के हरियाणा चैनल पर। आज हम बात करेंगे नशा मुक्त समाज की और उसके साथ जुड़े पहलुओं की। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने और अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ दो युवा नशा निवारण एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। मिलिए दीक्षांत शर्मा जी से और आदित्य शर्मा जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात कर रहे हैं नशा मुक्ति की, उसके साथ जुड़े पहलुओं की। सबसे पहले दीक्षांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एडिक्शन क्या है, किस कैटेगरी के लोग या एज के लोग इसकी तरफ ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं, और किस तरह से आप लोग इस चीज़ को डील करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही आपका स्पष्ट और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ देखें तो ऐसे मादक पदार्थ या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि साइकोट्रॉफिक है, सिंथेटिक है, और कोई भी इंसान अगर उसको ले रहा है तो वो उसको हेल्थ वाइज तो अफेक्ट करते ही हैं, पर कहीं ना कहीं सोशली भी वो उसको अफेक्ट करते हैं। मतलब जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो सिर्फ एक इंसान को मेडिकली और फिजिकली हार्म करता है, बट एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज इज समथिंग जब इंसान अपने आप को तो हार्म कर ही रहा है पर अपने समाज को भी कहीं ना कहीं वो एक खतरा पहुंचाता है जी। और सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड ग्रुप है वो है युवा। दैट इज़ मेजॉरिटी 18 से 25 या 29 इयर्स तक का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा हमें केसेस मिलते हैं और वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, टारगेटेड ग्रुप है। और कहीं ना कहीं ये एक साइकिल से शुरू होता है। सबसे पहला आप एक्सपोजर लेते हैं, सब्सटेंस यूज जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद वो अब्यूज में बदलता है जब आप रिपीटेडली उसको यूज करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो, तब वो एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। और अगर वो इंसान कॉन्टिन्यूसली उसको यूज करे तो वो डेथ की ओर जाता है जी। तो वही है, एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, और एक ग्रुप है जो बहुत एज वल्नरेबल है उसकी 18 से लेके आपने बताया। जो हमारे, अगर हम लीगल बात करें, आदित्य जी से जानना चाहेंगे, नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है और आप उसका हिस्सा हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो क्या है और किस तरह काम करता है? देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है और ये एक राष्ट्रीय नेशनल कैंपेन है। तो ये काफ़ी समय से हमारे देश में चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश के लोग हैं जो गलत आदतों से ग्रसित हैं, चाहे वो मादक पदार्थ हैं या किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन है जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसके प्रयोग से वो लोग बचें। इसमें हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं मैम। पहला तो इसमें हमारा हो गया कम्युनिटी आउटरीच, कि हम जनमानस तक पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिमांड रिडक्शन की, कि अगर समाज में, सोसाइटी में इन चीज़ों की डिमांड है तो हम क्या करें कि वो डिमांड कम हो। एंड देन इज़ रिफॉर्म्स में हम क्या काम करते हैं, उसमें हमारा आ गया पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें हमारा आ गया मेडिकल डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क से हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि नशा मुक्ति तो हम समाज को बदलने के लिए हम कर ही रहे हैं, पर नशा मुक्त भारत अभियान की एक यूनिक चीज़ भी है कि ये समाज में एक हीलिंग, एक उपचार की बात करता है। ये ऐसे नहीं बोलता कि जो नशा कर रहा है हम उनको दंड देंगे या उनको सज़ा दे देंगे या कुछ भी करके हम उनको, ये कहता है कि दंड देने से वो जो हमें रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। हमें धीरे धीरे सोसाइटी के माइंड को, समाज की मानसिकता को ऐसे बदलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद इस चीज़ों को छोड़ दें, अवॉइड करें। जी।
तो ये नशा मुक्त अभियान जो है ये आप लोग फील्ड में जैसे काम कर रहे हैं, पर एक बात हम अगर समझें तो वो हम हमेशा से बचपन से सुनते आते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। दीक्षांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिवेंशन की जा सकती है कि इस तरह से कि युवा जो एक कैटेगरी है इसकी तरफ जो ससेप्टेबल है उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो उस तरफ जाएं ही ना, उस रास्ते की तरफ। बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल आपने किया। देखिए, जब प्रिवेंशन की बात की जाती है तो सबसे पहले हम इसमें अगर देखें तो हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो इस तरीके से बनाना है कि कोई भी बच्चा है या युवा है वो उस तरफ जाए ही ना। तो इसमें हमारा एक 3 फैमिली स्ट्रक्चर होता है। अगर वो इंसान या कोई भी मनुष्य इस 3 फैमिली स्ट्रक्चर को अपना ले अपनी जिंदगी में तो कोई भी नशे की ओर नहीं जा सकता। अब वो क्या है? 3 फैमिली में पहली फैमिली हम मानते हैं जो कि है फिटनेस फैमिली। फिटनेस में आप फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस पे अगर काम करते हैं। फिजिकल फिटनेस में आप कोई भी शारीरिक काम कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज जो फिजिकली आपको फिट रखती है, बिजी भी रखती है। बिल्कुल। और मेंटल फिटनेस का मतलब होता है मेडिटेशन, साधना, जो आपके चक्र को भी एक्टिवेट करती है। और मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करेंगे। आप कोई भी कार्य करें पूरी लगन से करें। आप आर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक थेरेपी बन सकती है, डांस करें वो थेरेपी बन सकती है। और उसके बाद आपका स्पिरिचुअली योगा आपको ना ही सिर्फ फिट बनाता है पर स्पिरिचुअली अवेकन भी करता है। तो ये हमारा आता है फिटनेस फैमिली। सेकंड है हमारी स्किल फैमिली। स्किल फैमिली में हम 4 क्रिएटिव स्किल्स को अगर रखेंगे जिंदगी में, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी युवा पहले अच्छे से सुनता है, अच्छे आई वुड से आज की डेट में हम इतने ज़्यादा लेक्चर्स हमारे हैं, मोटिवेशन टॉक्स हैं, उसके बाद अगर वही बच्चा रीडिंग हैबिट रखता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छे उल्लेख पढ़ता है और उसके बाद लिखता है, हमारे अंदर बहुत एग्रेशन होता है। ऐसे बच्चे जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, अगर वो एक पन्ना भी लिखे और उस पन्ने को लिखने के बाद उसको फाड़ के फेंक दे या अपने पास अपनी डायरी मेंटेन करे तो उनका एग्रेशन बहुत कंट्रोल होगा। और लास्ट में अगर आप देखेंगे वो है स्पीकिंग। आप जो भी काम करते हैं या पूरा दिन आपने जो भी किया, अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप शीशे के आगे प्रैक्टिस करिए, उससे आपकी स्पीकिंग हैबिट्स बढ़ेगी। आप जस्ट अ मिनट प्रैक्टिस करिए, जस्ट अ मिनट इज जैम। आप 1 मिनट बोलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये एक्टिविटीज करके, और जो तीसरी हमारी फैमिली है वो है वैल्यू फैमिली। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सबको रिगार्ड देना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे फिटनेस, स्किल और वैल्यूज, इससे एक इंसान स्ट्रक्चर्ड रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है और जो बुरे आपको हम देख सकते हैं नकारात्मक विचार है उससे वो कभी भी उसके दिमाग में नहीं आते हैं और इससे आप सक्सेस की ओर भी आसानी से जा सकते हैं। जी वही डिसिप्लिन लाइफ होगी तो ये चीज़ें तो प्रिवेंट होंगी ही, बिल्कुल। आप और गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं कि उस तरफ को यूथ जाए ही ना, दूसरा जो एडिक्ट्स ऑलरेडी हैं, जो क्लीन हो चुके हैं, रिहैब हो चुके हैं, उनकी हैबिलिटेशन हो चुकी है, उसके बाद का फेज़ भी एक प्रिवेंशन का फेज़ होता है कि वो वापस उस रास्ते पर ना जाएं। जैसे कि अभी दीक्षांत ने बताया, कहा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ जगहें चाहिए होंगी जहां बच्चे फुटबॉल खेल सकें, छोटे स्टेडियम्स होने चाहिए, कुछ ऐसी गेम्स का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस डायरेक्शन में? तो मैम बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो अगर हम नशे की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि नशा कोई बीमारी नहीं है। वो लोग परेशान हैं, किसी न किसी कारण से गलत चीज़ में पड़ गए हैं, तो हमें उनको अपराधियों के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उनको हमें सुधारना है। तो नशे को
ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, काफ़ी सारे उनकी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं। उनमें से कुछ का मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने IRCA इरका इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द एडिक्ट्स, यहाँ पर जो है जो भी लोग मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पीड़ित हैं या फिर ग्रसित हैं, वे लोग वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वहाँ पे आप भर्ती हो सकते हो, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, वहाँ पे आपका पूरा उपचार किया जाता है। उसके अलावा ODICs होते हैं और CPLIs होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? CPLI इज़ कम्युनिटी पीयर लेड इंटरवेंशंस। ये एक ऐसा सेटअप होता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे जो लोग पहले नशा करते थे पर अब वो ठीक हो गए हैं, तो समाज के लिए वो एक उदाहरण बनते हैं और वो जगह जगह जाकर इस चीज़ की जागरूकता करते हैं कि यदि किसी को कोई गलत आदत है तो सहायता कैसे लें, कैसे उस जैसे अर्जिस को हम कम करें। उसके अलावा मैम एक हमारी नशा मुक्ति की हेल्पलाइन भी है जो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। 1446 1446, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्पलाइन है। इसके अलावा एक टेलीमानस भी है। टेलीमानस इज़ 24/7 काउंसलिंग टॉक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, जहाँ पे दे आर काउंसलर्स। अगर आप उनसे बात करें रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, बेसिकली टेलीमानस का कोर पॉइंट जो है, मुख्य बिंदु जो है वो है मेंटल हेल्थ। नशा जो है सीधा आपको मानसिक तौर से गिरा देता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, इंसान सेक्लूडेड हो जाता है, अलग हो जाता है, बात नहीं करता, या फिर अनरूली बिहेवियर। पहले वो बहुत अच्छा बिहेव करता था, अब वो गुस्सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, लाइक दैट। सो मेंटल इश्यूज, तो टेलीमानस के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। 24/7 इट इज़ अवेलेबल एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जी बिल्कुल। जैसे कि आदित्य ने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन देंगे, कम से कम आपको समझ में आएगा कि इससे कैसे निकलना है। दीक्षांत, बहुत सारे ऐसे NGOs भी होते हैं, वॉलंटियर्स भी होते हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस दिशा में डी एडिक्शन की तरफ या उनको रिहैब करने के बाद जो उनकी ज़िंदगी है उसको स्किल करने में हेल्प करती हैं और इस चीज़ में काम कर रही हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी काम कर रही है इस फील्ड में, और मिनिस्ट्री ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज भी बनाया है, SLCA। जैसे कि हिमाचल में जो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और नॉर्थ रीजन को देखता है, गुंजन फाउंडेशन है, वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे NGOs हैं जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ पर ही आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा रिहैब सेंटर्स हैं जो कि इस चीज़ में काम कर रहे हैं। साथ ही मिनिस्ट्री अपने स्पेशल हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मास्टर वॉलंटियर्स को ट्रेन करती है। तो मास्टर वॉलंटियर्स स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रॉपर्ली अवेयरनेस करते हैं फील्ड में जाके। और मास्टर वॉलंटियर्स नॉर्मल वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। और ये ट्रेनिंग के बाद जब वो अवेयरनेस करते हैं तो प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग और जो भी उसकी प्रॉपर आई वुड से काइंड ऑफ डिससेमिनेशन होती है वो सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को। और रेफरल पे वो बहुत काम करते हैं। मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसको सहायता की ज़रूरत है, उनको फील्ड में लगता है कि हाँ ये इंसान नशे की चपेट में है, तो उसको क्या सहायता दी जाए, तो वो रेफरल में हेल्प करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, आप यहाँ जा सकते हैं, कहाँ से आप काउंसलिंग लेंगे, कहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होगी और कहाँ आपको सही हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारे मास्टर वॉलंटियर है, प्रधान स्वयं सेवक है, वो इस तरीके से इस कार्य में सहायता करते हैं। जी जी, बिना जो पूरे जन सहयोग के कोई भी ऐसा बड़ा जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। है आदित्य, जैसे हम बात कर रहे हैं NGOs की कर रहे हैं, वॉलंटियर्स की कर रहे हैं,
तो बहुत सारे लोग या वॉलंटियर्स या एनजीओज जो चाहते हैं इस डायरेक्शन में काम करना, समटाइम्स उनके पास गाइडलाइंस ही नहीं होती हैं, तो क्या गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं, क्या उनको फैसिलिटेशन मिलती है अगर वो इसका हिस्सा बनना चाहें? देखिए मैम, इस प्रश्न का तो दो तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। एक तो हो गया कि हम सरकार की नीतियों से कैसे जुड़ें। यदि हमारी जान पहचान में कोई व्यक्ति है जिसको इन चीज़ों की आवश्यकता है, जो परेशान है, हो सकता है हमारे माता पिता हों, भाई बहन हो, परिवार में कोई हो या हमारा मित्र संबंधी आदि कोई हो, तो उसके लिए हम जो सोशल वेलफेयर के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ से, जैसे इन्होंने गुंजन का नाम लिया, SLCAs होते हैं हमारे स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज, उनसे बात कर सकते हैं। CPLIs एंड ODICs मैंने बताया, उसका बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका इसको आंसर करने का। दूसरा तरीका इसको आंसर करने का ये है कि यदि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि हमें सरकार के किसी नीति का ही इंतज़ार करना है। जी। आप खुद भी एक मुहिम शुरू कर सकते हैं। वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो खुद से इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कई बार एनजीओज खोलना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं डी एडिक्शन की तरफ जाने के लिए कि समाज को इस चीज़ से बचाया जाए, तो उनको रास्ता ही नहीं पता होता है कि किसके साथ अटैच हो जाएं, कहाँ से गवर्नमेंट से कनेक्ट करें कि हम एज एन एनजीओ इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास शुरू करना होगा, क्योंकि समाज में अगर आपने बदलाव लाना है तो आपको शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार में, अपनी लोकेलिटी, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप अगर किसी लोकेलिटी में रहते हैं, कहीं किसी वातावरण का आप पे कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होता ही है, तो सबसे पहले उसको सुधारें। अपने स्कूल में, जैसे हमारे कई युवा वर्ग के लोग इसको सुन रहे होंगे, टीचर्स सुन रहे होंगे, कम्युनिटी वर्कर्स इस बात को सुन रहे होंगे, आप अपने स्कूल में क्लब्स बनाइए नशा मुक्ति से रिलेटेड, आप रेगुलरली एक्टिविटीज़ कराइए। क्लास बाय क्लास जाके आप एक ग्रीवेंस सेल बनाइए, जहाँ पे यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई ऐसी तकलीफ़ है तो वो सामने आके बता सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा मैम, आज के समय में टेक्नोलॉजी का आधुनिक युग है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि यंग जनरेशन ज़्यादातर फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टेड होती है और अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स से इतनी कनेक्टेड नहीं होती। तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखें। हम जब चुप रहते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिप्रेशन का रोल ले लेता है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर सब कुछ रख रहे हैं। तो ओपन रहिए, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे उतना दूसरों की तो नॉलेज बढ़ेगी ही, आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। और इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो आदित्य जी ने बताया। जैसे हम एनजीओज़ की बात करते हैं, तो कोई अगर अपना एनजीओ भी खोलना चाहता है तो वो उसको पंजीकृत करवा सकता है। जैसे कि मनोदर्पण पोर्टल है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसके साथ ही नीति आयोग से भी उसको वो रजिस्टर करवा सकता है कि किस संदर्भ में आप अपना एनजीओ खोलना चाहते हैं। पर उससे पहले, जैसे कि आदित्य जी ने बताया, कि हमें अपने उस क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है, उसके अंतर्गत भी आप एज एन एनएसएस वॉलंटियर शुरू कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन है, उसके थ्रू भी आप एज अ जो वॉलंटियर है अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। माई भारत पोर्टल है, उस पे जाके आप अपने आप को पंजीकृत कीजिए, एक वॉलंटियर बनिए, ये एक्टिविटीज करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स से जुड़िए, या फिर डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त भारत अभियान के जो कैंपेन की कमेटी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा पता करिए। देखिए, रास्ता आपको अपने आप मिलता है जब आप एक मुहिम रखते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं। हमने भी इस तरीके से ही शुरुआत की थी। जब आदित्य और मैं अपने कॉलेज के समय में एनएसएस के स्वयं सेवक थे, तो हमने उससे शुरुआत की। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े, इसमें ट्रेनिंग्स की, प्रॉपर हमने इंटर्नशिप्स की, और उसके बाद एज एन
टुडे एक्सपर्ट वी आर वर्किंग। तो शुरुआत छोटे से होती है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है और रास्ता अपने आप मिलता है। नहीं, दीक्षांत ने बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि इतने सारे पोर्टल्स हैं जहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और ऑब्वियस है अगर आप कोई मिशन लेके चलते हैं तो पहले ग्राउंड लेवल पे काम आपको करना ही पड़ता है अपने आसपास। दीक्षांत, अभी तक हम बात कर रहे हैं रिहैब से जुड़ी चीज़ों की, लेकिन एक फेज उसके बाद का भी होता है। बिल्कुल। जब एक एडिक्ट क्लीन होके वापस अपने उसी एनवायरनमेंट में चला जाता है, उस वक्त उसको अभी भी वो उस चीज़ के लिए वल्नरेबल होता है कि फिर से एक्सपोजर उसे मिल सकता है उस चीज़ का, क्योंकि वही सोसाइटी, वही फ्रेंड्स, वही लोग, वही फैमिली। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद का जो जर्नी है उसके लिए कुछ किया जाए। तो क्या ऐसी पॉलिसीज़, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोग फील्ड वर्क में कराते हैं ताकि वो जब एक बार क्लीन हो गए हैं तो फिर वो उस तरफ ना जाएं? बिल्कुल, देखिए पहले ही मैंने इस चीज़ का आपको उदाहरण भी दिया और जवाब भी दिया कि पहले तो 3 फैमिली स्ट्रक्चर जो हमें अपनाना है ज़िंदगी में, जिसमें हर बच्चा या कोई भी इंसान है वो पहले तो फिट हो, स्किल्ड हो और वैल्यूज के ऊपर काम करे। तो ये तो हुई जनरल बात। अब थोड़ा अगर आप इसको स्पष्ट रूप से देखें कि कोई इंसान जो कि इस नशे की चपेट में था और वो बाहर आना चाहता है और वो आ भी गया है जी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो दोबारा इस चीज में ना जाए तो वो क्या करे। बिल्कुल। पहली चीज यहाँ पर आती है फैमिली काउंसलिंग। जी। देखिए, जब इंसान एक नशा मुक्ति केंद्र में रह के आता है तो वहां तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, पर जैसे ही वो अपनी फैमिली में जाएगा कहीं ना कहीं उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि आप तो नशेड़ी हो, आप तो ऐसे हो, एक चोर की निगाह से देखा जाता है। कहीं ना कहीं वो एक सपोर्टिव मैकेनिज्म घर पे नहीं मिल पाता। उससे क्या होता है कि वो दोबारा जो सपोर्ट है या हेल्प है वो अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढेगा, और कहीं ना कहीं दोबारा फ्रेंड सर्कल में अगर वो जाएगा और उसके फ्रेंड्स, दोस्त अगर वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार है तो वो उसको दोबारा उसी चपेट में ले आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी है, अगर जैसे हम स्किल इंडिया की बात करें तो जो लोग एडिक्शन से निकलते हैं, अगर उनको उसी टाइम कुछ स्किल में डाल दिया जाए, किसी काम में बिजी कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जैसे ही अगर हम देखेंगे कि लेबल अगर उसको किया जा रहा है, उसको उस निगाह से देखा जा रहा है, तो पहले फैमिली को काउंसल होना बहुत जरूरी है। फैमिली काउंसलिंग यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर इंसान अपना तो इलाज करवा रहा है पर क्या फैमिली काउंसल्ड है, इतनी सशक्त है, तो अगर फैमिली काउंसल्ड होगी तो कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा जो हमने एसोसिएट कर रखा है वो रिमूव होगा। दूसरी बात स्किल की आती है। ऑलरेडी इरका सेंटर्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट ट्रेड्स में उनको एम्पावर किया जाता है। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन ऑलरेडी है, स्किल इंडिया मिशन है, जिसके अंतर्गत उनको कंप्यूटर स्किल्स इम्पार्ट की जाती है, उनके नॉलेज, उनके आई वुड से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनविस हब्स हमने बनाए हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं, और उसमें भी अगर इंसान को एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिलचस्पी है तो वो सोलर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले सकता है, फॉरेस्ट गार्ड्स जो हमारे हैं उसकी तरफ भी वो जा सकता है, आपदा मित्र डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पर वो काम कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर सही अलाइनमेंट सही समय पर बहुत जरूरी है। पर उससे पहले देखिए, स्किल आप तभी इम्पार्ट कर सकते हैं जब वो फुली रिकवर्ड है, वो इतना मेंटली प्रिपेयर है। तो सबसे पहले हमें उसको क्रिएटिव स्किल थेरेपी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और फिटनेस के ऊपर काम करवाना पड़ेगा, तभी आप वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर उसको ले जा सकते हैं। जी। आदित्य, अगर हम बात करें कि जहाँ ये एडिक्शन का नाम जुड़ता है तो साथ में क्राइम भी जुड़ता है, एडिक्शन एंड क्राइम कहीं ना कहीं पैरेलल चलते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो एडिक्ट्स हैं और उनसे जो भी क्राइम्स कनेक्शन बन जाते हैं उनके, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होती हैं, कैसे लीगली उनको हेल्प मिलती है? लीगली हेल्प मिलती भी है उनको? देखिए मैम, ड्रग्स, मादक द्रव्य और अपराध, क्राइम्स, ये साथ साथ चलते हैं, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसी
जो वस्तु है जिससे ऐसा नशा होता है वे वर्जित हैं। आप उनको उनका भंडारण नहीं कर सकते, आप उनका उत्पादन नहीं कर सकते, आप उनका सेवन नहीं कर सकते, आप उनकी बिक्री नहीं कर सकते, आप उनका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हो। तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। इसको हमारे देश में NDPS एक्ट के अंडर देखा जाता है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर। तो उसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो इन चीज़ों में काम करते हैं, किसी जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन कर रहे हैं, इन लोगों के लिए दंड का प्रावधान है। NDPS एक्ट को आपको अगर आसान शब्दों में समझना है तो इसको एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण की तरह समझिए। पहला साइड है कठोरता, दूसरा साइड है सुधार और तीसरा साइड है मानवता। ये कोई ऐसी पॉलिसी या लॉ नहीं है कि कोई भी हमें मिलेगा तो हम उसको सुधारेंगे नहीं, हम उसको जेल में डाल देंगे, ऐसे नहीं है। ये काम करता है कि हमने समाज को सुधारना भी है, क्योंकि जेल में डाल देना कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को हमने ख़त्म करना है तो कठोरता आवश्यक है। तो क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग, कि यदि आपके पास कोई भी वस्तु इतनी क्वांटिटी में मिलती है तो न्यायपालिका में उसका बताया गया है कि इतनी इतनी सज़ा या इतना इतना जुर्माना उसमें होता है। उसके अलावा कौन सा द्रव्य आपके पास से मिला है, सभी द्रव्य जो हैं वे कैटेगरी बेस्ड होता है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे कानूनी आ जाता है, तो यहाँ पे काम थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो दीक्षांत और आदित्य, अभी और इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को बहुत कीमती और ज़रूरी जानकारी मिली होगी, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में खुल के बात करना सबको मुश्किल लगता है। हर कोई छुपाना चाहता है कि एक बार टैग लग जाएगा तो वो नहीं उतरेगा। इसीलिए हमने कोशिश की है कि जो हेल्प चाहिए हो सकती है, जो एक्सपर्ट आपको सलाह दे सकते हैं कि किस तरह इस चीज़ से निकला जाए, वो कोशिश की है आपके रूबरू करने की। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने फील्ड में और काम कीजिए, नशा मुक्त समाज की सृजना में हेल्प कीजिए। आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। आज इतना ही, आज दीजिए इजाज़त। आप दोनों का एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।